नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फर्स्ट एड। और आपको भी पता होगा कि प्राथमिक उपचार इस टाइम अ, सभी लोगों को प्राथमिक उपचार आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। बेसिकली इसमें जो चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं वो है फ्रैक्चर, ब्लीडिंग और बर्न, जो कि कॉमनली हमें कम्युनिटी एरिया में, हमारे गाँव में या फिर हमारे घर के आसपास देखने को मिल ही जाता है। किसी का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है और बर्न देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए उस टाइम, जो हमारे पास अवेलेबल हो, जो हमारे पास घर पे अवेलेबल हो, और कौन-कौन से ऐसे मिथ हो सकते हैं जो ऐसा हमें बताया जाता है कि ये चीज़ें तुरंत करनी चाहिए। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं आज। तो बिल्कुल समय बिना गँवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्चर के बारे में, ठीक है? फ्रैक्चर को डिफाइन करने से पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट एड है क्या? तो हमने बताया कि फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक उपचार। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे जैसे कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए कि फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, तो फ्रैक्चर होते ही हमें उस टाइम कौन-कौन सी चीज़ों का हेल्प लेके, हम हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले कौन-कौन सी चीज़ों का हेल्प लेके हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर ऐसा क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि फर्दर उसको, जो उसकी कंडीशन है वो और ज़्यादा सीवियर ना हो, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हम अपने घर पे दे सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है? और इसकी क्या-क्या टेक्निक है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रैक्चर की, ठीक है? फ्रैक्चर आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, फ्रैक्चर क्या होता है, बोन का टूट जाना। चलिए इसकी डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, ठीक है? देखिए बोन क्या होता है, क्योंकि एक कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हमने बोन ड्रॉ किया, ठीक है? ये क्या है? हमने यहाँ पे एक बोन को ड्रॉ किया। अब ये जो बोन है ये क्या है? कंटिन्यू है, ठीक है? मतलब एक सीधी लाइन है। अब यहाँ पे क्या हो कि इस बोन का जो कंटिन्यूटी है, ये जो सिधाई है इस बोन का, उसमें कहीं से ब्रेक देखने को मिले। यानी कि यहाँ से बोन का जो कंटिन्यूटी था वो टूट गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है? विच में बी पार्शियल और कंप्लीट, ठीक है? जो कि क्या हो सकता है थोड़ा सा बोन टूटा हो, यहाँ से बोन इतना टूट गया, या फिर हो सकता है कंप्लीट फ्रैक्चर भी हो सकता है कि पूरी तरह से ये बोन जो है वो 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में अलग-अलग हो गया, ठीक है? कॉज्ड बाय ट्रॉमा, स्ट्रेस और अंडरलाइंग बोन डिजीज। इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? तो ट्रॉमा सबसे पहली चीज़ और ज़रूरी चीज़ है क्या? कि ट्रॉमा से जो होता है वो मेन कॉमनली फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है? कि कहीं पे गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गया, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? बहुत ज़्यादा तनाव अगर बोन में हो रहा है, जैसे कि कोई हमें ऐसा हैवी वेट लिफ्टिंग कर दिया और बोन पे इतना तनाव हुआ कि बोन टूट गई, ठीक है? और नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? अंडरलाइंग बोन डिजीज। और बोन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओस्टियोमेलेसिया, ठीक है? अब ओस्टियोमेलेसिया क्या होता है? तो ओस्टियोमेलेसिया का मतलब होता है बोन का सॉफ्टनिंग, बोन का नरम हो जाना, कमजोर हो जाना। तो जब बोन कमजोर हो जाती है अंदर से, तो वो इजिली क्या होती है? टूट जाती है, ठीक है? तो कोई बोन के अंदर अगर प्रॉब्लम है, डिजीज है, जिससे बोन की जो हार्डनिंग है वो सॉफ्ट हो गई है, बोन की जो मजबूती थी वो कमजोर पड़ गई है, तो बोन आसानी से टूट सकती है। चलिए, यहाँ पे हम कॉजेज़ देख लेते हैं, कौन-कौन से कॉजेज़ हैं बर्न के। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है? आरटीए मोस्ट कॉमन कॉज़ है, ठीक है? कहीं पे हम जाते हैं और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में मेनली हमें बहुत ही कॉमन चीज़ें जो हैं वो फ्रैक्चर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा फॉल्स, कहीं से गिर गए, हमारी बोन टूट गई। डायरेक्ट ब्लो और ट्रॉमा, ठीक है? हमें क्या हुआ, अचानक किसी का धक्का लगा या फिर कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, वहाँ पे भी हमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट इंजरी हुई, ठीक है? हम खेल रहे थे और खेलते-खेलते गिर गए, हम बोन ब्रेक हो गई। ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है? बोन अंदर-अंदर से क्या हो रही है? टूट रही है, अपने से टूट रही है। ये भी क्या है कि बोन की अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है? नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक ट्यूमर्स या फिर इन्फेक्शन अगर बोन के अंदर है, तो वहाँ पे भी बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की, कि जो हमारा बोन है उसके फ्रैक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्किन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जिसमें बोन जो होती है वो स्किन के अंदर ही होती है, मतलब हमें बाहर से सिर्फ स्वेलिंग दिखाई देता है, और जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें पता चलता है कि बोन जो है वो 2 टुकड़े में टूट चुकी है।
और कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जिसमें क्या होती है कि टूटी हुई बोन जो है वो स्किन को पेनिट्रेट करके फाड़ के बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसमें हमें बोन जो है वो बाहर से इजीली देखने को मिलती है। ठीक है, तो दो टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन इन्वॉल्वमेंट। पहला है क्लोज या फिर जिसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें स्किन इंटैक्ट होती है, स्किन डैमेज नहीं होती है, बस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी देखने को नहीं मिलती है। वही दूसरा हमारा क्या है, ओपन या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि बोन जो है वो क्या करती है, स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दूसरा जो है हमारा क्लासिफिकेशन बोन का, वो बोन फ्रैक्चर का अकॉर्डिंग टू पैटर्न, कि बोन जो है वो किस पैटर्न में टूटी हुई है, उस हिसाब से भी हम क्या करते हैं, उसके टाइप्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे पहले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बोन नॉर्मल है, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रैक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, ग्रीन स्टिक का मतलब क्या है कि कोई भी हम ऐसे स्टिक लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने बम्बू स्टिक लिया जो कि एकदम ग्रीन है, अभी हमने ताजा जो है वो झाड़ से निकाला है, तो उसको हमने क्या किया कि ऐसे बेंड कर दिया। उस ग्रीन स्टिक को हमने क्या किया, बेंड किया। तो आपने देखा होगा कि जब हमें कोई भी स्टिक अगर ग्रीन होती है, मतलब कि अभी हमने जस्ट उसको पेड़ से निकाला है, और उसको जब हम क्या करते हैं कि बेंड करते हैं ऐसे, इस तरीके से बेंड करते हैं, तो वो पूरी बोन जो है या फिर पूरी स्टिक जो है वो टूट के अलग नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि एक तरफ से जो है वो स्टिक फटना शुरू हो जाती है, बाकी एक तरफ की जो स्टिक होती है वो वैसे ही इंटैक्ट रहती है। ठीक है, नहीं टूटती। तो इसमें क्या है कि ग्रीन स्टिक में हमें एक तरफ से फ्रैक्चर देखने को मिलता है, बाकी एक तरफ से जो है बोन वो इंटैक्ट रहती है, नॉर्मल रहती है। और ऐसे किस में होता है, जिनकी बोन अभी कार्टिलेजिनस है, तो कार्टिलेजिनस बोन जो है वो बच्चों में होती है, और बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि कोई भी फ्रैक्चर जो है बोन में क्या ऑब्लिकली हो। ठीक है, ये क्या है, ऑब्लिकली अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका पैटर्न है वो क्या है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें टूटी हुई जो बोन है वो दूसरी बोन के अंदर चली जाती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको कि एक बोन थी, ये बोन है, और उसके बाद इसका जो टूटा वाला हिस्सा है वो इसके अंदर चला गया, टूट के। ठीक है, मतलब ऊपर से इतना प्रेशर लगा कि ये टूट के इसके अंदर चला गया, तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है टोरस फ्रैक्चर। टोरस फ्रैक्चर में जो होती है बोन, बोन के अंदर का जो हिस्सा है वो तो टूटा नहीं होता, लेकिन जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर जो पार्ट होता है इसका बोन बोन का, वो डैमेज होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लोकलाइज क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग और ब्लीडिंग का यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाउच नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर का जो पैटर्न है वो तो ऑब्लिक है, लेकिन यहाँ पे बोन जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, अपनी जगह से हट गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमारा क्या है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन के छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बोन का चिप्स छोटा छोटा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, कई सारे पार्ट में वो क्या होती है, टूट जाती है। और ये अक्सर ये क्यों होता है, ये कंप्रेसर की वजह से होता है। जैसे कि बोन के ऊपर अचानक से, जैसे हमारा यहाँ था और अचानक से इस पे कोई वजन चीज गिर गई, तो वहां पे हमें बोन का चिप्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेगमेंटल। सेगमेंटल का मतलब क्या है कि कोई भी बोन एक से ज्यादा अधिक जगहों से टूटी है। ठीक है, और इसमें चिप्स देखने को नहीं मिलता। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सेगमेंट यहाँ से टूट गया और एक यहाँ से बोन का ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग छोटे छोटे हमें टुकड़े देखने को मिलते हैं। तो ये सेगमेंटल है कि इसमें क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट से बोन ब्रेक होती है। नेक्स्ट क्या है, एवलजेड। एवलजेड का मतलब क्या होता है कि बोन का एक छोटा सा हिस्सा ब्रेक होके वहां से डिसलोकेट होके कहीं और चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल बोन में क्या, फ्रैक्चर में क्या होता है कि जैसे ये हमारे दोनों बोन, सॉरी एक बोन है, और यहाँ से ये टूटी, टूटने के बाद इसका ऊपर या नीचे का कोई भी एक हिस्सा जो है वो घूम के बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि सपोज ये क्या है, ये बोन है। ठीक है, इसको हमने बीच से तोड़ा या फिर टूट गई, और टूट के ऊपर वाला हिस्सा घूम के बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है वो बोन के सिर्फ लीनियर पोजीशन में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रैक्चर। ओके, तो ये तो ओवरऑल हमने टाइप्स की बात कर ली, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं फ्रैक्चर में। ठीक है, तो सीवियर पेन एट फ्रैक्चर साइट, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे पेन तो होगा ही, जाहिर सी बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। ठीक है, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सूजन और तनाव देखने को मिलेगा। ठीक है,
इन्फ्लामेशन जरूर होगा जहाँ पे बोन फ्रैक्चर होती है, और वहाँ पे स्वेलिंग होगा, बहुत ज़्यादा तनाव होगा और टच करने पे सीवियर पेन होगा। डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब, और उस हाथ या फिर उस पैर से जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ उससे हम काम नहीं कर पाएंगे, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, उसका काम रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्रेपिटस यानी कि ग्रेटिंग सेंसेशन, बहुत हैवी हैवी वहाँ पे फीलनेस होगा, उसको हिलाना जो है वो हमारे बस में नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा भी मूव करने की कोशिश करेंगे काफी ज्यादा वो पेनफुल होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवीनेस होगा। ब्लीडिंग होगी अगर ओपन फ्रैक्चर हो तो। ठीक है, अगर कहीं पे स्किन जो है वो पेनिट्रेट हो चुकी है तो वहाँ पे हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। अगर किसी को फ्रैक्चर है तो कौन कौन सा डायग्नोसिस हम करा सकते हैं। सबसे पहले तो क्लिनिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। ठीक है, कि हम देखेंगे कि कहाँ पे जिस एरिया में दर्द हो रहा है या फिर जिस एरिया में हम ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करा सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एक्सरे का। एक्सरे हम कराएंगे और एक्सरे में हमारा जो बोन अगर फ्रैक्चर है तो वो पूरी तरह से एकदम क्लियर हमें दिख जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, कि हम एक बार एक्सरे करा ले तो एक्सरे से हम कंफर्म कर सकते हैं कि बोन जो है वो फ्रैक्चर है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एमआरआई करेंगे जब अगर जरूरत हो तो। हमें एक्सरे में अगर विजुअलाइज नहीं हुआ और बहुत ही फाइन या फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर है, बहुत ही पतला फ्रैक्चर है, तो वहां पे हम सीटी या फिर एमआरआई भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, पूरी बोन का बोन स्कैन कराएंगे। ठीक है, और ये कब करते हैं, जब स्ट्रेस फ्रैक्चर हो। ठीक है, मतलब कि पूरी चिप्स बनी हो तो उसमें वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि बोन स्कैन करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, अब सारी चीजें हमने कर ली, लास्ट में हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है फ्रैक्चर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है वहाँ पे जरूरी नहीं कि अस्पताल हो आसपास। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि वो जो फ्रैक्चर हुआ है वो फर्दर और ज्यादा बढ़े ना, सीवियर ना हो। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि क्लोज फ्रैक्चर है, स्किन के अंदर अभी तक बोन है और हमने लापरवाही की और हमने जैसे पेशेंट को मूव किया वैसे उसकी बोन जो है वो स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर आ गई, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे फर्स्ट एड देना है। फर्स्टली क्या करना है, सबसे पहले सपोर्ट देना है कि कोई भी फर्दर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। ठीक है, तो इमीडिएट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे। इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इमोबिलाइज, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर कास्ट यूज कर सकते हैं, स्प्लिंट यूज कर सकते हैं, ट्रैक्शन दे सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन भी दे सकते हैं। जैसे प्लास्टर कास्ट, जैसे आप जानते हैं कि पीओपी लगता है, आप फ्रैक्चर होता है तो पीओपी लगता है। वो क्या होता है कि जैसे जब हम उसको गीला करते हैं तो वो काफी ज्यादा वो लिक्विड, सॉरी, सेमी सॉलिड होता है। उसके बाद जब हम उसको पूरी तरह से बैंडेज पे पॉलिश कर देते हैं उसका, उसके बाद वो हवा से क्या होता है, सूख के काफी हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अंदर का जो बोन फ्रैक्चर बोन था वो अपनी जगह पे रुका रहता है। नेक्स्ट हम स्प्लिंट लगा सकते हैं। स्प्लिंट जैसे होता है क्या है कि लकड़ी का हमने दो स्केल लिया, और स्केल को दो तीन ऐसे स्केल लेके हमने क्या किया कि फ्रैक्चर जो लिम्ब था, जैसे ये पैर है, ये क्या है, पैर है, पैर के आगे पीछे हमने लगा दिया, यहाँ पे बोन फ्रैक्चर है, इसके बाद हमने इसको क्या किया, ऊपर से बैंडेजिंग कर दी, तो हमने यहाँ पे स्प्लिंट लगा दी, उसको हमने इमोबिलाइज कर दिया। ट्रैक्शन दे सकते हैं। ट्रैक्शन हम कैसे देंगे, जैसे कि बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, ये क्या है, बोन है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, और ये पैर है। ठीक है, ये पैर की बोन जो है फ्रैक्चर है, हमने यहाँ पे पैर को बांधा और इसको एक वेटेड चीज से, किसी भी वेटेड ऐसा हमने ऑब्जेक्ट लिया जिससे हमने इसको बांध के क्या किया, लटका दिया। जिससे क्या होगा कि ये जो बोन है आपस में, टूटी हुई बोन दोनों आपस में टच नहीं होंगी, इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा, जिससे पेशेंट को पेन से काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फिक्सेशन, और हम बाहर से इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमने स्क्रू डाला, यहाँ से स्क्रू डाला, इसको हमने क्या किया, यहीं पे फिक्स कर दिया। ठीक है, हमने स्क्रू डाल के यहाँ पे इसको क्या किया, हमने इसको फिक्स कर दिया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर वहाँ पे ओपन फ्रैक्चर है, ठीक है, ओपन है, तो वहाँ पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंडेजिंग करेंगे। और ये बैंडेजिंग कैसा होगा, टाइट। ठीक है, काफी ज्यादा टाइटली हम क्या करेंगे, वहाँ पे बैंडेजिंग कर देंगे। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, और वहाँ पे हम कोल्ड कंप्रेशन देंगे क्योंकि ये एक्यूट इंजरी है, अभी जस्ट हुई है। तो वहाँ पे एक तो ब्लीडिंग भी कंट्रोल होगी क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और साथ साथ में क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो भी क्या होगा, कम होगा, पेशेंट को पेन से भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एलिवेटेड लिम्ब, लिम्ब जो है, जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है, जो हाथ हो या फिर पैर, उसको हम क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। ठीक है, उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे जिससे ब्लीडिंग भी कंट्रोल होगा और दर्द भी कम होगा। ट्रीट शॉक इफ प्रेजेंट, अगर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा ओपन फ्रैक्चर है, उसकी वजह से ब्लीडिंग और ब्लीडिंग की वजह से शॉक देखने को मिला, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शॉक को ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
रिडक्शन रिडक्शन का मतलब क्या है कि हमें उसको उसी अलाइनमेंट में फिक्स कर देना है। जहाँ पे बोन टूटी है उसको उसी अलाइनमेंट में मतलब सीधे सीधे क्या करना है उसको वहीं पे फिक्स करना ही क्या कहलाता है रिडक्शन। इसको हम क्लोज और ओपन दो तरीके से कर सकते हैं। ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमने स्क्रू लगा के यहाँ से इसको टाइट करना होता है। एक में हम क्या कर सकते हैं कि बाहर से हमने ड्रिल ड्रिल किया और ड्रिल करके स्क्रू लगा दिया और कोई भी बहुत ही बड़ा चीरा वहाँ पे इंसिजन हमें हमने नहीं लगाया तो वो क्लोज डिडक्शन के अंदर आता है। और वही ओपन डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बड़ा सा चीरा लगाते हैं। ठीक है, चीरा लगा के हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे स्क्रू से उसको टाइट करते हैं। क्लोज डिडक्शन के अंदर ये भी आ सकता है कि हमने क्या किया बाहर से टाइटली प्लास्टर लगा के उसको उसके अलाइनमेंट में फिक्स कर दिया तो ये भी क्या किसमें आ सकता है क्लोज डिडक्शन जिसमें हमने स्किन को ओपन नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली फ्रैक्चर की। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग की। ठीक है, ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग मतलब कि कहीं से भी कोई ब्लड वेसल जो है वो डैमेज होगी, डैमेज होने की वजह से वहाँ उसके अंदर प्रेजेंट जो ब्लड है वो बाहर आने लगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं ब्लीडिंग, जिसका दूसरा नाम क्या होता है हेमरेज। इसके डेफिनेशन हम शुरू करते हैं कि ब्लीडिंग क्या है। ब्लीडिंग या फिर जिसको हम हेमरेज बोलते हैं इज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि एक सर्कुलेटिंग सिस्टम था, ये हमने बनाया ब्लड वेसल्स और इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो इसके डैमेज होने की वजह से यहाँ से बाहर आने लगा। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आने लगा तो ब्लड का लॉस होने लगा फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये हमारा किसका क्या है सर्कुलेशन है और ये किसी टिश्यू किसी ऑर्गन के पास ब्लड लेके जा रहा था और बीच में यहाँ पे क्या हो गया डैमेज हो गया। तो जैसे ही ये डैमेज हुआ वैसे ही क्या हुआ यहाँ से ब्लड बाहर निकलने लगा और उस ऑर्गन के पास पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंजरी टू ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या हुई इंजरी हुई, यहाँ पे डैमेज हुआ और ब्लड बाहर निकलने लगा। ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है या फिर कोई डिजीज ऐसी कंडीशन हो जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाए। ठीक है, तो वहां पे भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल ये ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है जो हमारे बॉडी के बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दे। ठीक है, यानी कि स्किन डैमेज हुई और ब्लड वेसल्स के साथ स्किन भी डैमेज हुई और वो ब्लड जो है वो बाहर हमें बहता हुआ दिखाई दे रहा हो तो वो एक्सटर्नल के अंदर आता है। और इंटरनल का मतलब क्या है कि वो ब्लीडिंग जो अंदर की तरफ तो हो रही है लेकिन हमें बाहर से देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हमें बस बाहर से स्किन का कलर चेंज देखने को मिलता है बट हमें डायरेक्टली ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों जो है एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, अगर इसको हमने समय से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया फिर समय से इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये जानलेवा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा वॉल्यूम ब्लड का कम होगा और एक समय आते आते जितने भी ऑर्गन है वो शॉक में जाएंगे और फाइनली क्या हो सकता है उस पेशेंट का डेथ हो सकता है। चलिए, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं ब्लीडिंग के वो हम देख लेते हैं। ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है, सर्जरी के दौरान कोई भी ब्लड वेसल जो है वो कटी या फिर हमने उसको ठीक से क्या किया बांधा नहीं है और या फिर कोई आर्टरी कट गई और हमें हमारे कंट्रोल करने से पहले काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है, हमने भी इसके पहले फ्रैक्चर पढ़ा था तो उसमें वो ओपन फ्रैक्चर में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, किसी भी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए वहां पे ब्लीडिंग होगी ही होगी क्योंकि इसी के अंदर तो ब्लड भरा है, अगर ये डैमेज हुआ तो ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई भी हो सकता है जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है कि इसमें कुछ ये क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग देखने को वहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसमें एंटी हीमोफेलिक फैक्टर जो होता है उसकी कमी देखने को मिलती है जो कि नंबर 9 पे होता है। ठीक है, सॉरी नंबर 8 पे होता है। तो 8th जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी कमी देखने को मिलती है और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं हीमोफीलिया, और इसमें भी ब्लीडिंग होती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग अगर हम कोई भी ले रहे हैं जैसे कि हिपेरिन ले रहे हैं, हिपेरिन ले रहे हैं या फिर वारफेरिन ले रहे हैं, ये जो ड्रग्स है ये क्या है एंटीकोगुलेंट्स है और ये किसी पेशेंट को चल रहा है तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ब्लड को पतला कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर यानी कि उसके स्टमक में घाव है। ठीक है, उसके स्टमक या फिर जीआई ट्रैक्ट में कहीं पे भी उसको अगर घाव है अंदर की तरफ और लगातार बूंद बूंद करके यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या होगा स्टूल के साथ बाहर आता हुआ हमें दिखाई देगा और इसकी वजह से भी क्या हो सकता है उसका ब्लड लॉस हो रहा है लगातार। ठीक है, नेक्स्ट है लीवर डिजीज। लीवर में अगर डिजीज है कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसने विटामिन जो है के विटामिन के को इससे विटामिन के का जो सिंथेसिस है वो कम हो गया तो वहां पे भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन के जो है उसका एक बहुत ही मेजर रोल होता है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने में। ठीक है, जैसे कि कहीं पे भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं
एक्टिवेट होते हैं और फाइनली क्या करते हैं, वो फाइब्रिन का मेश बनाते हैं और वो मेश जाके उस ब्लीडिंग साइट पे पूरी तरह से ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये जो विटामिन के है, ये करता क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन में। और ये करता कौन है, विटामिन के। और इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और लीवर में डिजीज हुआ तो विटामिन के कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और यही थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। और यही मेश बनता जाके वहां पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है। तो अगर विटामिन के की कमी हुई तो फाइनली हमारा ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाएगा और फाइब्रिन मेश नहीं बनेगा, जिससे ब्लीडिंग वहां पे कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट। पहले हम क्या करते हैं कि किस साइड पे हुआ है, मतलब कि बाहर की तरफ हमें दिख रहा है या फिर अंदर की तरफ हो रहा है ब्लीडिंग, उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा अकॉर्डिंग टू साइट में एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ऐसी ब्लीडिंग जो हमें बाहर से देखने को मिल रही है। ब्लड फ्लो आउटसाइड द बॉडी, जो हमें बाहर से दिख रही है और ब्लड जो है हमारे बॉडी के बाहर निकल रहा है। इजिली विजिबल, क्योंकि जब ब्लड जो है वो बॉडी के बाहर आने लगी तो आसानी से हमें दिख जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग जो है बॉडी के अंदर, ब्लड लॉस इनसाइड बॉडी कैविटी और टिश्यूज, किसी भी कैविटी में अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो हमें आसानी से दिखता भी नहीं है और ये मोर डेंजरस भी होता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नॉट विजिबल एक्सटर्नली, ये बाहर से देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया साइड के हिसाब से। अब दूसरा हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड इन सॉरी अकॉर्डिंग टू वेसल्स इन्वॉल्व। कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व है उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, इसका टाइप डिवाइड करते हैं। आर्टरी से हो रही है तो उसको हम आर्टेरियल ब्लीडिंग बोलते हैं। वेन से हो रहा है तो उसको हम वेनस ब्लीडिंग बोलते हैं। कैपिलरी से हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ब्लीडिंग। अगर हम तीनों को पहचानना हो तो हमें क्या करना चाहिए कि ये आर्टरी से हो रही है या फिर ये वेन से हो रही है या फिर कैपिलरी से हो रही है। तो सबसे पहले जो है हमारा अंतर आर्टेरियल ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्राइट रेड होता है। ठीक है, चमकीला और रेड कलर का होता है। और इसमें जो इसका फ्लो होता है वो होता है स्पर्टिंग फ्लो, उछल उछल के बहुत तेजी से ब्लड जो है वो बाहर आता है। ठीक है, जैसे ही कोई आर्टरी कटी वो बहुत तेजी से क्या होता है, फोर्सफुली ब्लड जो है वो बाहर की तरफ बहना शुरू होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरी पे डायरेक्ट प्रेशर किसका लगता है, हार्ट का लगता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वेन। और ये जो है हमारा आर्टेरियल ब्लीडिंग, ये क्या है, सीवियर और डेंजरस भी होता है, क्योंकि आर्टरी जैसी डैमेज हुई इतना फोर्सफुली ब्लड फ्लो होता है कि उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वीनस ब्लीडिंग अगर हुई तो वो डार्क रेड कलर की होती है और ये स्टेडी फ्लो होती है, बहुत आराम आराम से बहती है, इसको हम इजिली क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कैपिलरी ब्लीडिंग जो होती है वो ऊजिंग होता है, रिस रिस के बाहर निकलना, क्योंकि कैपिलरी बहुत ही पतली होती है और यहाँ से जब ब्लीडिंग होती है तो वो रिस रिस के थोड़ा थोड़ा बाहर होता है और यूजुअली बहुत ही माइनर होता है ये, इसमें ज्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि माइल्ड, माइल्ड ब्लीडिंग में क्या है कि माइनर कट, छोटा मोटा कट लगा, कोई स्क्रैप्स हुआ, और ये जो ब्लीडिंग है इसको हम क्या करते हैं, आसानी से रोक सकते हैं। हमने बाहर से क्या किया, हल्का सा प्रेशर दिया और वो रुक गए। ठीक है, मॉडरेट ब्लीडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, डज नॉट स्टॉप क्विकली। ठीक है, माइल्ड तो हमारा तुरंत बंद हो जा रहा है, लेकिन जो मॉडरेट होता है उसको तुरंत हम बंद नहीं कर सकते हैं। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ सकती है इसको रोकने के लिए, नीड्स फर्म प्रेशर, इसमें हमें थोड़ा सा मजबूती से क्या करना पड़ेगा, वहां पे दबाव देना पड़ेगा। में सॉक बैंडेज, ठीक है, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉक बैंडेज से वहां पे टाइटली ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। थर्ड हमारा जो है सीवियर, सीवियर में क्या है कि ब्लड स्पॉट और पंप्स, हमने बताया कि इसमें ब्लड जो है उछल के बाहर आ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये स्टॉप नहीं होगा विद प्रेशर, इसको हम प्रेशर से भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्टेरियल ब्लीडिंग जो है वो जल्दी प्रेशर से भी कंट्रोल नहीं होती है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, बांध सकते हैं उस आर्टरी को, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, साइन ऑफ शॉक इसमें देखने को मिल सकता है, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ब्लड ज्यादा लॉस होगा तो यहाँ पे शॉक के सारे साइन देखने को मिल सकते हैं। वीकनेस देखने को मिलेगा, क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी, मतलब कि स्किन जो है पूरी चिपचिपी देखने को मिलेगी, और पल्स रेट जो है हमारा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया में होता है। और डीप वुंड होता है, यानी कि जो हमारी सीवियर ब्लीडिंग है वो कब हो रही है, जब डीप वुंड हो, क्योंकि जो हमारी आर्टरी होती है वो काफी ज्यादा डीप होती है, और जब तक डीप वुंड नहीं होगा तब तक आर्टेरियल ब्लीडिंग भी नहीं होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे इसमें। तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है, अगर आउटसाइड ऑफ ब्लड हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें आसानी से पहले तो हमें विजिबल होगा, ब्लड लॉस जो है वो विजिबल होगा। और सॉक्ड कोई भी क्लॉथिंग और फिर ड्रेसिंग हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है कि सॉक्ड क्लॉथिंग और फिर ड्रेसिंग, जो भी हम कपड़ा पहने हैं वो हमें क्या होगा, ब्लड से सना हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लीडिंग क्या है, एक्सटर्नल है। हमने ये कपड़ा पहना है और यहाँ पे हमें एक्सटर्नली अगर ब्लीडिंग बॉडी की बाहर आ रही है तो हमें थोड़ी देर में ये दिखेगा कि पूरा कपड़ा जो है वो ब्लीडिंग से क्या हो चुका है, सॉक्ड हो चुका है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। या फिर ओपन वुंड, हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, खुला हुआ घाव देखने को मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग हो रही है। या फिर अगर हम बात करें दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग की, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले कि हमें पेल, पेल क्या है, कलर है, ठीक है, यानी कि व्हाइटिश कलर देखने को मिलेगा। जब ब्लड लॉस होता है तो जो कलर है स्किन का वो क्या होगा, व्हाइटिश, यानी कि हल्का येलोइश और व्हाइट को लेते हुए जो हमारी स्किन का कलर वो देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये जो कलर होता है ना, थोड़ी देर कुछ सेकेंड के लिए, वैसे ही हमें स्किन देखने को मिलती है। तो उसके साथ साथ वहाँ पे कोल्ड स्किन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का जो है हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, और ब्लड का काम क्या होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो ब्लड जैसे ही कम हुआ स्किन भी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या है, वो क्लैमी स्किन होगी, बहुत ही चिपचिपी वहाँ पे स्किन देखने को मिलेगी। रैपिड पल्स होगा, यहाँ पे पल्स रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है उसका कम हो रहा है। डिजीनेस और फैंटिंग देखने को मिलेगा, उसको चक्कर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, शॉक वाली, ब्रेन को भी ठीक से ब्लड नहीं मिला है तो स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, ब्लड इन वोमिट्स, स्टूल और यूरिन, ठीक है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से बाहर जरूर आने की कोशिश करेगी। अगर वो जीआई ट्रैक्ट में, अपर जीआई ट्रैक्ट में हो रहा है तो वो वोमिट के साथ बाहर निकलेगा, यानी कि उल्टी के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, जिसको हम हेमेटोमेसिस बोलते हैं। अगर वो लोअर जीआई से तो वो स्टूल के साथ बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोचेजिया या फिर मेलिना नाम से जानते हैं। या फिर यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, अगर वो यूरिनरी सिस्टम में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया, ठीक है। उसके अलावा अगर वो लंग्स में हो रही है तो वो हिमेप्टाइसिस कहलाता है, जो कि स्पुटम या फिर कफ के साथ ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस क्या करेंगे ब्लीडिंग कंडीशन में। सबसे पहले चीज हमारा क्या है, क्लिनिकल असेसमेंट। वही चीज है कि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको असेस करेंगे कि कितनी ब्लीडिंग है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट देखेंगे। हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होता है तो ये पता होगा आपको, 11 से 15 या फिर 11 से 16 mg पर डीएल होता है, ठीक है, जीएम पर ग्राम पर डेसीलीटर। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हेमाटोक्रिट देखेंगे। हेमाटोक्रिट क्या होता है कि हेमाटोक्रिट जो है वो आरबीसी का जो है परसेंटेज देखते हैं पूरे ब्लड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने 100 ml जो है या फिर 10 ml हमने क्या लिया, ब्लड लिया। यहाँ पे हमने 10 ml ब्लड लिया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, थोड़ी देर छोड़ दिया या फिर सेंट्रीफ्यूज किया, तो यहाँ पे हमें जो आरबीसी नीचे की तरफ देखने को मिलती है वो इस पूरे ब्लड का कितना परसेंट है उसी को हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं। जैसे कि ये पूरा हमारा अगर 100% है तो इसमें जो हमारा है प्लाज्मा वो 55% देखने को मिलेगा, और जो हमारा आरबीसी है वो 45% देखने को मिलता है। यही 45% क्या होता है, हमारा हेमाटोक्रिट होता है, ठीक है। तो हेमाटोक्रिट जो है वो हीमोग्लोबिन का 3 गुना होता है। अगर हीमोग्लोबिन 15 है तो हेमाटोक्रिट कितना होगा, 45% होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोगुलेशन, ठीक है। या कोगुलेशन जो प्रोफाइल हम देखते हैं कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर उनके एक्टिवेशन का टाइम, कि हमने बताया कि जब भी कहीं ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और फाइनली क्या करते हैं कि वहाँ पे फाइब्रिन मेश बनाते हैं, और फाइब्रिन मेश जाके पूरी तरह से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है। तो इसमें हम पीटी, आईएनआर या फिर एपीटीटी का टेस्ट करते हैं। एपीटीटी जो होता है वो हिपैरिन के भी कंडीशन में, जब हम किसी पेशेंट को हिपैरिन दे रहे हैं बाहर से इंजेक्शन, तो वहाँ पे हमें टेस्ट जो हम करते हैं वो एपीटीटी होता है। एपीटीटी का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। एपीटीटी क्या है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये लगभग 23 से 27 सेकेंड होता है, और जनरली हम इसको 30 सेकेंड मान सकते हैं कि 30 सेकेंड में ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो हमने बताया हिपैरिन, तो ये इसका 3 गुना हो जाता है, जो कि 90 सेकेंड हो जाता है। यानी कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है।
ठीक है। वही पीटीआईएनआर की अगर हम बात करें तो ये वारफेरिन अगर हम किसी को दे रहे हैं, ओरली वारफेरिन चल रहा है थेरेपी, तो उसमें हम पीटीआईएनआर करते हैं। और पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट होने में, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के लिए जो समय लगता है वो लगभग 9 से 11 सेकंड का होता है। जनरली इसको हम 10 सेकंड मान के चलते हैं। और ये जो हमारा टाइम है वो वारफेरिन के समय क्या होता है कि बढ़ के 3 गुना हो जाता है, यानी कि 30 सेकंड लगभग हो जाता है। ठीक है। चलिए, कोगुलेशन प्रोफाइल हो गया। उसके अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन से हमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और हम क्या कर सकते हैं, इंडोस्कोपी, अगर जीआई ब्लीडिंग है यानी कि स्टूल के साथ या फिर वोमिट के साथ ब्लड हमें देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम इंडोस्कोपी कर सकते हैं। अगर चलिए, ये तो हमने सारी चीजें बात कर ली, डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, क्या क्या हमें मैनेजमेंट करना है अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एड। हम ये चीजें नहीं देखेंगे कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत अस्पताल लेके जाए। सबसे पहले उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, कि हमारे पास इतना समय हो कि पूरा ब्लड लॉस होने से पहले हम उस पेशेंट को कहाँ पहुंचा सके, हॉस्पिटल। तो फर्स्ट एड हम देंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इमरजेंसी मैनेजमेंट। जैसे कि पहले तो हम उस पार्ट को इमोबिलाइज करेंगे, क्योंकि जितना मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन ब्लीडिंग साइट, वहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली किसी भी चीज से अप्लाई प्रेशर जो है डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलिवेट अफेक्टेड पार्ट, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या करेंगे, एलिवेट करके रखेंगे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो है ब्लीडिंग ज्यादा होगी। और जैसे हम उसको ऊपर रखेंगे तो ग्रेविटी के अपोज हम रख रहे हैं उसको, तो क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग हमें कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्या, यूज टर्निकेट। उसको हम क्या करेंगे, उस पार्ट को हम बांध सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कब हम बांधेंगे, जब ब्लीडिंग बहुत सीवियर हो या फिर आर्टेरियल ब्लीडिंग हो, तो वहां पे हम टाइट टर्निकेट बांध सकते हैं। आईवी फ्लूइड देंगे अगर हमें जरूरत वहां पे देखने को मिलती है कि अगर ये पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिया में जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो वहां पे हम आईवी फ्लूइड देंगे। और उससे भी ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है कि हमें ब्लड देने की जरूरत पड़े, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। और क्या कर सकते हैं, हीमोस्टेसिस ड्रग देंगे, जो ब्लड को क्या करती है, ब्लीडिंग को जो कंट्रोल करती है। यानी कि जो ऐसे ऐसे ड्रग जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड को क्या करते हैं, ब्लीडिंग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। विटामिन के देंगे। विटामिन के का हमने यूज बता दिया कि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और फाइनली इससे हमारा क्या होता है, फाइब्रिन मेस बनता है। तो ये भी क्या होगा, क्या करेगा कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। और जो भी एंटी कोगुलेंट ड्रग चल रही है, जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था हिपैरिन और वारफेरिन, इन दोनों ड्रग को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे ब्लीडिंग की कंडीशन में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सुचरिंग ऑफ वुंड एंड लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल। जिस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है उसको लाइगेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही लाइगेट करेंगे वहां से ब्लीडिंग बंद, यानी लाइगेट का मतलब क्या है, ये ब्लीडिंग हो रहा था इसको बांध दिया हमने। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, सुचरिंग ऑफ वुंड, जिस वुंड से ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुचर लगा देंगे, जिससे ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, अभी तक हमने फ्रैक्चर और ब्लीडिंग की बात कर ली। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं एक और हमारा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है, बर्न। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बर्न। बर्न का डिफिनेशन से हम शुरू करते हैं कि बर्न क्या है। बर्न इज एन इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यू। ये क्या है, ये भी इंजरी है जो स्किन के अंदर हो रही है या फिर टिश्यू के अंदर हो रही है। कॉज्ड बाय हीट, किसकी वजह से हो सकती है, किसी गर्म वस्तु के द्वारा हो सकती है, किसी केमिकल से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और फ्रिक्शन से हो सकती है। ठीक है। मतलब बर्न का मतलब क्या है, स्किन का जल जाना। ठीक है। तो और जलने के कई सारे कारण होते हैं, और एक सबसे बड़ा कारण तो इस टाइम ये है कि दूसरे की तरक्की, उससे भी लोग जलते हैं। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, ये मजाक था। बाकी जलने के इतने सारे कारण हैं, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और फ्रिक्शन, लीडिंग टू टिश्यू डैमेज, फ्लूइड लॉस एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यू डैमेज होगी। ठीक है। फ्लूइड लॉस होगा, क्योंकि जब पेशेंट का बॉडी जल रहा है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो जो सॉरी जो फ्लूइड है वो भी क्या होता है, बर्न होता है। जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, वो कमी होगी उसकी। और वहां पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जो स्किन इंटैक्ट थी, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रही थी, वो अब जल चुकी है। यहाँ पे हमें वुंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। और बर्न की जगह पे इन्फेक्शन बहुत ही इजीली होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉजेज। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, तो फायर एंड फ्लेम्स। ठीक है। फायर, आग हो सकती है, या फिर आग की लपटें हो सकती हैं जिनकी वजह से कोई भी जल सकता है। हॉट लिक्विड और स्टीम,
ठीक है, गर्म पानी, गर्म दूध या फिर कोई भी ऐसी चीज, गर्म तेल हो गया, उसकी वजह से भी जल सकता है, या फिर स्टीम हो, भाप हो, उसकी वजह से भी कोई भी जल सकता है। हॉट ऑब्जेक्ट हो, कोई भी गर्म वस्तु है, उससे भी बर्न हो सकता है। केमिकल हो, जैसे कि कोई एसिड हो या फिर एल्केलिसिस हो, उससे भी कोई भी क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बर्न होता है। रेडिएशन हो, ठीक है, रेडिएशन में सन बर्न हो या फिर रेडियोथेरेपी होता है, उसमें भी क्या होता है, बर्न होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन, अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे आदिमानव ने जो आग का आविष्कार किया था वो कैसे किया था, लकड़ी को रगड़ के आपस में, ठीक है, तो ये एक लकड़ी लिया, दूसरी लकड़ी लिया, उन्होंने दोनों को आपस में घिसा, तो फ्रिक्शन से वहां पे वो वस्तु गर्म हुई, गर्म होते होते जलने लगी। तो वहां पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन से भी बर्न देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लें टाइप्स ऑफ बर्न की, ठीक है, इसको हम अलग अलग टाइप से डिवाइड देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉजेज। कॉजेज में हमने अभी बताया कि थर्मल बर्न, जो कि क्या है, हीट से हो रहा है, तो हीट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फायर हो सकता है, कोई भी गर्म लिक्विड हो सकता है, स्टीम हो सकता है, इसकी वजह से अगर कोई जल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल बर्न बोलते हैं। किसी केमिकल की वजह से अगर बर्न हो रहा है, जैसे एसिड या फिर एल्कली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बर्न बोलते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से बर्न हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न, ठीक है। अगर सन बर्न है या फिर किसी भी रेडिएशन एक्सपोजर से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बर्न बोलते हैं। और किसी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, जैसे कि रबिंग रबिंग अगेंस्ट हार्ड सरफेस, हम किसी ऐसी गर्म सॉरी जो हार्ड सरफेस है उससे बहुत ज्यादा घिस गए, तो वहां की स्किन फ्रिक्शन से अगर जल गई तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन बर्न। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन जो है बर्न का, वो अकॉर्डिंग टू डेप्थ है, कि स्किन के कितने हिस्से के अंदर या फिर कितनी गहराई तक जो है बर्न पहुंचा है, यानी कितनी गहराई तक स्किन या फिर स्किन के अंदर वाले पार्ट जो हैं, जो टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, कितना अफेक्ट हुआ है अंदर की तरफ, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ। तो सबसे पहला हमारा आता है फर्स्ट डिग्री, जिसको हम सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एपिडर्मिस जो होती है, यानी कि स्किन की सबसे ऊपरी वाली लेयर जो होती है वही इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का पेन देखने को मिलेगा, और थोड़ी मोड़ी स्वेलिंग देखने को मिलती है। ब्लिस्टर नहीं देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारे बर्न साइड पे फफोले होते हैं वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि सनबर्न, धूप से जलते हैं तो वो क्या होता है, माइल्ड सनबर्न होता है, और स्किन पे थोड़ा सा रैसेस हो सकता है या फिर थोड़ा सा जलन होता है, बाकी और कुछ भी देखने को वहाँ पे नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न जिसको हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। अब स्किन का जो एपिडर्मिस था उससे बर्न जो है वो उसके नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि और ज्यादा डेप्थ में जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड डर्मिस, यानी कि स्किन की जो ऊपर की लेयर थी एपिडर्मिस, उसके अलावा जो नीचे की डर्मिस थी, अब ये दोनों क्या हो रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं। मतलब कि ये दोनों क्या हो रही हैं, जल गई, तो उसको हम किस में रखते हैं, सेकेंड डिग्री बर्न में रखते हैं। यहाँ पे स्किन जो है वो रेड देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर डर्मिस इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फफोला, जिसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड, आपने भी देखा होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, सीवियर पेन होगा। इस सेकेंड डिग्री बर्न में क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है, क्योंकि एपिडर्मिस जैसे इन्वॉल्व होती है, और इस एपिडर्मिस के अंदर हमारी क्या होती है, नर्व सप्लाई भी होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सीवियर बर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, मॉइस्ट अपीयरेंस, और इसके ऊपर क्या है कि मॉइस्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये लिक्विड का यहाँ पे कलेक्शन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, मॉइस्ट, यानी कि बहुत ही ऐसे हम बोल सकते हैं चिपचिपा सा देखने को वहां पे हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड डिग्री बर्न, या फिर हम जिसको बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ऑल स्किन लेयर, स्किन की सभी लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, ठीक है, नीचे डर्मिस, और उसके बाद सबक्यूटेनियस, ये तीनों लेयर जो होती है स्किन की वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। व्हाइट और ब्राउन कलर का इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्किन जो है वो देखने को मिलता है, व्हाइट या ब्राउन कलर का, या फिर इसमें हमें इसर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो पेनलेस होता है, क्योंकि इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वहां पे कांटेक्ट, जो नर्व सप्लाई है वहां तक मामला नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरी नर्व सप्लाई ही जल जाती है, ठीक है। जो फाइन नर्व होती है हमारी स्किन के अंदर, वो पूरी तरह से जल जाती है, और जलने के बाद ये क्या करते हैं, सेंसेशन जो ब्रेन के पास जाना चाहिए वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें बर्न का कोई भी सेंसेशन पता नहीं चलता। तो ये जो बर्न है वो क्या होता है, पेनलेस बर्न है। नेक्स्ट क्या है, ड्राई एंड क्या है,
लीदरी स्किन, वहाँ पे जो स्किन होती है वो लेदर की तरह, यानी कि जो चमड़ी होती है वो थोड़ी लेदरी हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और वहाँ पे ड्राइनेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। लास्ट में आता है हमारा फोर्थ डिग्री बर्न, और फोर्थ डिग्री बर्न जो है वो सबसे ज्यादा डेंजर कंडीशन है, और इसको हम डीप फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। इसमें होता है क्या है कि इन्वॉल्व मसल्स, टेंडन एंड बोन्स। इसमें मामला जो है वो स्किन के अंदर चला गया, और स्किन के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है वहां तक बात पहुंच चुकी है। इसमें मसल्स जल गया, टेंडन जल गया, बोन्स जल गया। ठीक है। और भी बाकी जो आसपास के ऑर्गन है वो जल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो काफी ज्यादा डीप जा चुका है। और ये सीवियर टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें टिश्यू का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और ये कंडीशन जो है वो जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सटेंट ऑफ बर्न रूल ऑफ नाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारा ये बर्न है उसको हम बॉडी के सरफेस एरिया के हिसाब से देखते हैं, कि हमारे बॉडी के सरफेस एरिया में कितना एरिया जो है वो अफेक्ट हुआ है, कितना एरिया जो है वो बर्न आउट हुआ है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको परसेंटेज में देखते हैं और फिर बताते हैं कि सीवियरिटी कितनी है। ठीक है। जिसको हम रूल ऑफ नाइन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ नाइन। ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक व्यू रखा जो कि एंटीरियर यानी कि आगे वाला हिस्सा, और ये पोस्टीरियर व्यू है पीछे वाला हिस्सा। ठीक है। और हमने इसको कुछ अलग अलग परसेंटेज में बांट रखा है, कि इतना बॉडी सरफेस अगर एरिया जला हुआ है तो इसको हम कितना परसेंट बोलेंगे। तो हेड एंड नेक में आप देख रहे होंगे कि आगे की तरफ 4.5%, पीछे की तरफ 4.5%, और दोनों को मिला दें तो हेड जो है, हेड और नेक को लेके ये टोटल 9% हम इसको मानते हैं, कि अगर आगे का हिस्सा हेड का यानी कि फेस, और पीछे का हिस्सा जो है हेड का जला हो, तो उसको हम 9% के अंदर रखते हैं। अगर वही हमारा जो अपर और लोअर लिम्ब की बात हम करें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आगे का 4.5, पीछे का 4.5 एक हाथ में। ठीक है। दूसरे में आगे का 4.5, पीछे का 4.5, यानी कि 9 इसमें। तो एक हाथ में टोटल कितना हो गया, 9%, और दूसरे हाथ में टोटल 9% हो गया। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं लोअर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में आप यानी कि पैर में आप देख रहे होंगे, तो आगे का अगर पूरा सरफेस, ये जो पैर का जला, एक पैर का 9%, दूसरे पैर का 9%, और वही सेम अगर हम पीछे के देखें, पीछे के जला तो 9%, और दूसरा भी 9%। तो एक पैर में अगर आगे पीछे जला तो 18%, और दूसरे पैर में भी 18% हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा जो ट्रंक है, ट्रंक में क्या है, ऊपर का जो है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक की हम बात अगर कर लें, तो ये जो हमारा पूरा ट्रंक है, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम कितना मानेंगे, तो इसमें हमारा जो चेस्ट एरिया है यानी कि अपर ट्रंक जो है वो जला तो 9% हमने यहाँ पे माना, और नीचे का जो है लोअर ट्रंक यानी कि एब्डोमेन एरिया जला, तो इसको भी हमने कितना माना, 9% माना। वही पीछे की तरफ पोस्टीरियर ट्रंक में जो हमारा चेस्ट एरिया है वो 9%, और जो हमारा बैक एरिया है वो कितना, 9%। तो टोटल अगर हम इनको काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 99%, और 99% में ये 1% जेनाइटेलिया जो है उसको भी ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100%। तो अब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमारे बॉडी का कितना हिस्सा जला हुआ है। अगर मान लो कि किसी ने पूछा, दिखा के पूछा कि इसका एक हाथ जो है वो आगे की तरफ, बस आगे की तरफ हाथ इसका जला है, और जो पैर है वो एक पैर जो है वो बायां पैर वो पूरा पीछे की तरफ से पूरा जल गया, तो उसको हम कितना परसेंट मानेंगे। ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कितना, कि पीछे की तरफ पूरा जला है एक पैर, तो वो हो गया 9%। ठीक है। प्लस कोई बोले कि आगे की तरफ हाथ जो है उसका एक हाथ सिर्फ आगे की तरफ जला, तो वो कितना है, 4.5% है। इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13.5% हिस्सा उसका जो है वो जला हुआ है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रूल ऑफ नाइन। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के हिसाब से हम बर्न को कैसे क्लासीफाई करते हैं, माइल्ड बर्न, मॉडरेट बर्न, सीवियर बर्न। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सरफेस एरिया है उसको भी इन्वॉल्व करते हैं, और जो हमारा डेप्थ था बर्न का, कि स्किन की कितनी लेयर हमारी इन्वॉल्व हुई, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि माइल्ड बर्न का मतलब क्या है, कि पार्शियल थिकनेस बर्न हो। ठीक है। पार्शियल थिकनेस बर्न का मतलब क्या है, कि सिर्फ जो हमारा जो एपिडर्मिस है और डर्मिस, ठीक है, दो लेयर इन्वॉल्व हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। और इसमें जो है वो क्या, मोर देन 15% होना चाहिए।
ठीक है, कि मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व हुई है, उसके साथ साथ जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया की हमने बात की थी, रूल ऑफ नाइन, उस हिसाब से सिर्फ 15% से कम बर्न हुआ है तो उसको माइल्ड में रखते हैं। ठीक है, वही अगर एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ तो उसका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो 15 से बढ़ के 25 तक चला जाए, 15 से 25 के बीच में है, तो उसको हम किस में रखते हैं, मॉडरेट बर्न में रखते हैं। या फिर अगर वही जो बर्न था वो फुल थिकनेस बर्न है, यानी कि बहुत ही डीप चला गया है, ठीक है, 3rd डिग्री बर्न हो गया है, और वो 10 से भी कम होगा, ये 10% है, 10% से भी कम होगा, तब भी उसको हम किस में रखेंगे, मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि वो जो उसकी डेप्थ थी वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, परसेंटेज कम है और डेप्थ ज्यादा होगी, तब भी उसको हम क्या रखेंगे, मॉडरेट में रखेंगे। और अगर डेप्थ कम है, परसेंटेज ज्यादा, तो वो भी तब भी वो किस में रहेगा, मॉडरेट में रहेगा। नेक्स्ट हमारा सिवियर बर्न। सिवियर बर्न में हमारा पार्शियल थिकनेस बर्न अगर 25 से भी ज्यादा हो जाए, यानी कि मोर देन 25% अगर हमारा इसके डर्मिस और एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, तो उसको हम सिवियर बर्न के अंदर कंसीडर करेंगे। और वही फुल थिकनेस बर्न यानी कि 3rd डिग्री बर्न मोर देन 10% हो, तो वो किसके अंदर आएगा, सिवियर बर्न के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बर्न में देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे जलन होगी, पेन होगा। पेन किस में होता है, 1st डिग्री में बहुत ही कम होता है, 2nd डिग्री में पेनफुल देखने को हमें मिलता है, और जो 3rd डिग्री होता है उसमें हमें पेन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और फोर्थ डिग्री में भी कोई पेन नहीं होता है। रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, 2nd डिग्री में ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, फ्लूइड लॉस देखने को मिलेगा, और स्किन अगर जली हुई है तो वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत इजीली होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और शॉक हो सकता है अगर सीवियर बर्न हुआ है और बहुत ज्यादा क्या हुआ है, ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हुआ, तो वहाँ पे शॉक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं बर्न के, तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, क्योंकि ये सब क्या हो रहे हैं, फ्लूइड की कमी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और इन्फेक्शन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा। ठीक है, वही लेट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, कि अगर ये ज्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है, मतलब कि जो है कंडीशन ज़्यादा मोर सीवियर है, या फिर अगर हम इसके बाद की बात करें कि अभी जला है, थोड़े दिन बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर होगा। कॉन्ट्रेक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा ये कोई जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, हाथ का एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे हमारा बर्न जो हुआ था स्किन का, यहाँ पे पूरी स्किन जली थी हमारी, कुछ दिन बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर बन जाएंगे, और यहाँ पे जो स्किन है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और हमारा हाथ फिर वापस सीधा नहीं होगा। ठीक है, और कहीं पे भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे जल जाता है, जैसे किसी का फेस जल जाता है, तो यहाँ पे स्किन जो होती है वहाँ पे ऐसे जैसे कि तैसे सिकुड़ के वहाँ पे रह जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चर। नेक्स्ट क्या होगा, स्कैरिंग। स्कारिंग क्या होता है कि जहाँ पे जला वहाँ पे दाग जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। नेक्स्ट है किलॉइड फॉर्मेशन। किलॉइड क्या होता है, जैसे कोई भी स्किन डैमेज हो गई, तो यहाँ पे छोटे 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 वाइटिस क्या होते हैं, किलॉइड होते हैं। ठीक है, जिन्हें में क्या करना होता है, ड्रेसिंग के टाइम काट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे ईस्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि ब्लैक कलर का यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कोई भी वुंड होता है, जब वो हील होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैकिश कलर का एक ईस्सर बनता है, वो भी हमें वहाँ देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रामा। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर पेशेंट जल गया, उसका फेस जल गया, उसका हाथ जल गया, तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो उसकी जो सुंदरता थी वो चली गई। ठीक है, जैसे किसी को एसिड बर्न होता है, एसिड बर्न के बाद उसके फेस को पूरी तरह से घटिया लोग जो होते हैं वो जला देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो पेशेंट जो विक्टिम है, वो काफी ज्यादा वो साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट होता है, और वो अपनी जो ब्यूटी थी उसकी, जो भी बचपन से अभी तक चली आ रही थी, वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाता, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ में आने लगती है। ठीक है, तो बर्न के बाद ये फिजियोलॉजिकल जो सॉरी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देखने को मिलता है, क्योंकि वो नॉर्मल अपने आप को नहीं समझता है, उसको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब हम सही नहीं हो पाएंगे, या फिर नॉर्मल जैसा पहले था वैसा नहीं हो पाएगा। और इसको सही करना तो हम प्लास्टिक सर्जरी जैसी कंडीशन सॉरी जो ट्रीटमेंट होता है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो सारे लोग करा नहीं पाते हैं। इसलिए वो किस क्या हो जाता है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ बर्न की, कि मैं कौन कौन सा मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे हम,
तो रिमूव पेशेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ बर्न, पहले तो हम उसको आग से बाहर निकालेंगे या फिर जिस चीज से जला है उसको हम उससे दूर करेंगे, पहली चीज। दूसरा हम क्या करेंगे कि अगर कोई स्क्रीन पे हमें बर्न देखने को मिला है, फिर जिस एरिया पे हमें जला हुआ देखने को मिलेगा, वहां पे हम ठंडा पानी जो कि रनिंग हो, जैसे हमने लगातार गिराया, ऐसा नहीं कि इसमें डाल के छोड़ दिया, हम उसको क्या करेंगे, लगातार उस पे ठंडा पानी बहुत ही आराम आराम से गिराते रहेंगे 10 से 20 मिनट तक। ठीक है, उस घाव को क्या करेंगे, हम ठंडा रखेंगे ताकि उसको जलन ना हो पेशेंट को। रिमूव टाइट क्लॉथिंग, और अगर उसने कोई टाइट कपड़ा पहना है या फिर कोई ज्वेलरी पहनी है तो उसको हमें निकालना है। और निकालने का तरीका ये होता है कि जब भी हम कपड़ा या फिर ज्वेलरी निकाल रहे हैं तो वो उस बर्निंग एरिया से फ्रिक्शन ना करें। ठीक है, जैसे कपड़ा है तो हम ऐसे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और ऐसे जो बाजू हमारा स्लीव्स है उसको ऐसे घिसते हुए हम उस पे बाहर निकाल रहे हैं, तो जो स्किन जली हुई है वो क्या होगी, उस कपड़े के साथ क्या होगी, वहां से हट सकती है। ठीक है, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो हमें उस कंडीशन में क्या करनी थी, उस कपड़े को कट करके या फिर फाड़ के हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कवर बर्न विथ क्लीन क्लॉथ, और उस बर्न एरिया को हम क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथ से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा क्लॉथ है उसको हम नॉर्मल सलाइन या फिर किसी भी स्टेराइल वाटर से अच्छे से डिप करके और अच्छे से क्या करें, उसको निचोड़ लें। ठीक है, क्योंकि इस वुंड को मॉइस्ट भी रखना होगा। फिर उसके बाद जब हम ड्रेसिंग करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, तो वो फिर हम उसका मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर, अगर वहां पे फफोले पड़े तो उस फफोले को कभी भी फोड़ा नहीं जाता, वो फफोला धीरे धीरे अपने से फूट जाएगा या फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू नॉट अप्लाई ऑयल और होम रेमेडीज, कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई भी घर पे ठंडा तेल लगा दिया है, कोई भी वो टूथपेस्ट लगाने लगते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज घर पे बना के नुस्खा कोई भी वहां पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि पेन रिलीफ करने के लिए उसको हम एनाल्जेसिक देंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक बहुत जरूरी है क्योंकि हमने बताया था कि सेकेंड डिग्री बर्न में सीवियर उसको क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे। नेक्स्ट हम आईवी फ्लूइड देंगे पेशेंट को, और आईवी फ्लूइड देने का जो तरीका था वो एक ब्रुक्स फार्मूला होता है, पार्कलैंड फार्मूला होता है। ठीक है, पार्कलैंड फार्मूला क्या है, इसमें हम 4 ml इनटू पेशेंट का जो है वो बॉडी वेट, पेशेंट बॉडी वेट इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो परसेंटेज में हमने बताया कि कितना, रूल ऑफ 9 के हिसाब से कितना परसेंट एरिया जो बर्न है, उसको हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल हमारे पास जितना भी आता है उतना फ्लूइड जो है हम पेशेंट को देते हैं। 4 ml इंटू बॉडी, जैसे मान लीजिए हमने 4 इंटू पेशेंट का जो वजन था वो 70 किलो था, और उसका जो जला था वो कितना जला था, 20% जला था। ठीक है, 20% जला था। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, जितना भी हो रहा है वो उतना फ्लूइड जो है वो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करके बता भी देते हैं, ये कितना होगा। ठीक है, तो ये लगभग होगा 5 लीटर के आसपास जो है, ये 5.5 लीटर के आसपास जो है आपका फ्लूइड निकल के आ रहा है। यही फ्लूइड क्या करना है, पेशेंट को देना है, मतलब कि उसको 5.5 लीटर ब्लड, सॉरी फ्लूइड जो है लगभग 24 घंटे के अंदर देना होता है। और यही फार्मूला किसका है, पार्कलैंड फार्मूला। ठीक है, ये फ्लूइड देने का तरीका भी होता है कि जितना भी फ्लूइड हमें देना है उसको हमें 24 घंटे में देना होता है, और इस 24 घंटे में इस टोटल फ्लूइड का जो है 50% जो होता है, 50% हमें स्टार्टिंग के 8 घंटे में देने होते हैं। बाकी जो 50% जो है वो बाद में जो 16 घंटे हमारे पास बचे उसमें हमें देना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि 5.5 लीटर, ठीक है, तो 5.5 लीटर का 50% यानी कि इसका आधा जो है वो 8 घंटे में हम दे देंगे, बचा हुआ आधा जो है उसको हम 16 घंटे में देंगे। तो टोटल हमारा इतना जो फ्लूइड है उसको हम 24 घंटे में दे पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक इसलिए हम देंगे क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क है। ठीक है, और हो सकता है कि इन्फेक्शन हो भी गया तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे। टिटनेस देंगे और प्रोफाइलेक्सिस। टिटनेस हमेशा क्या देते हैं हम, प्रोफाइलेक्सिस ही देते हैं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि बीमारी ना हो उसके लिए हम कोई चीज देना है, बीमारी के बाद देना तो वो अलग चीज हो गया। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि बीमारी होने से पहले की बीमारी हो ही ना पाए, तो टिटनेस हम देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे उस पेशेंट को। ठीक है,
इसके अलावा हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि डिब्रेटमेंट करेंगे। जो भी डेब्रीज बना वहाँ पे, जो भी ऐसे छोटे-छोटे डेब्रीज हैं उस एरिया पे, उसको हम क्या करेंगे, काट-काट के हटा देंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। स्किन ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे स्किन जली है उसको हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पे कहीं और से किसी और सरफेस से हमने क्या किया कि हेल्दी स्किन को उठाया, वहाँ पे हमने ग्राफ्ट कर दिया, या फिर स्टेरेक्टॉमी कर सकते हैं। जो ईस्चर बना है वहाँ पे, ये ईस्चर बना ब्लैक कलर का ईस्चर होता है, उसको हमें क्या करना है, काट काट के हम इसको निकाल देंगे, और हेल्दी स्किन जो अंदर से आती है वो फिर नॉर्मल स्किन की तरह हमें देखने को मिलती है। तो ईस्चर अगर हम निकाल देंगे तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी जो होता है वो ज़्यादा तेजी से होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बर्न भी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। हमने आज 3 टॉपिक कवर किया। पहला था फ्रैक्चर, दूसरा ब्लीडिंग और तीसरा बर्न। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।